वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के सेकंड जो है चरण पर पहुंचे हैं। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिस्कस कर रहा था, जहां पर मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर कि अगर पूछे आपसे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है तो आप दो शब्दों को तोड़ दें। पहला शब्द जो था वो था मार्केटिंग, जहाँ पर मैंने समझाया था कि अपने चीज़ों को बेचने के लिए जो काम किए जाते हैं उसी को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। और अगर जब मैं आगे एग्रीकल्चर शब्द का उपयोग कर दूं तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है जब कृषि उत्पादनों को बेचा जाए तो उसको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहा जाता है। और मैंने कहा था कि अगर फार्मर जो है अगर वो अपने वस्तुओं को बेचना चाहता है, फार्मर वॉन्ट्स टू सेल, तो वो दो जगहों पर अपनी चीज़ों को बेच सकता है। पहली चीज़ जहाँ पर वो बेच सकता है वो है ऑफ कोर्स, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर आए हैं, 3 बिलों के ऊपर भी मैंने चर्चा की है, पीएमसी एक्ट वगैरह के बारे में। और अगला जो है जहाँ पर वो बेच सकता है वो है एफसीआई। तो हम एपीएमसी को अपने पिछले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एफसीआई से आगे बढ़ने से पहले आप एक बार एपीएमसी ज़रूर देख कर आएँ, ताकि आपको आइडिया है कि ये किस बारे में है और एक कंटिन्यूटी में आप इस चीज़ को देखकर एंजॉय कर पाएँ और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका आपको ज्ञान मिले। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ या तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकार का ही एक पीएसयू है, सरकार का पीएसयू है जिसका निर्माण जो है वो 1965 में हुआ है। हेडक्वार्टर जो है इसका वो न्यू दिल्ली में है। पहले इतना बेसिक जान लेते हैं। अब देखो ये क्या करता है, किस तरह करता है, इतना अपने को डीप में चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई आपसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड फैक्ट्स नहीं पूछने वाला कि इसके 5 जोन हैं, वो कहाँ हैं, किस जगह पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे जीपीएससी में पूछे जाएँ उसकी संभावना 0 है, संभावना है ही नहीं, ऐसा भी कह दूं तो एक बार चलेगा। पर पूछेंगे क्या, तो पूछेंगे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमारे चैप्टर में मार्केटिंग शब्द का है, तो ये पूछेंगे कि यहाँ पर एमएसपी क्या होता है, यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि सीआईपी क्या होता है, आपसे पूछेंगे कि प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आपसे पूछेंगे, है ना, तो उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। शांता कुमार कमेटी, ये कमेटी बनी थी जिसका लक्ष्य था कि वो एफसीआई में सुधार, एफसीआई के जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए शांता कुमार कमेटी बनी थी। इसकी रिकमेंडेशंस बहुत पुरानी हो गई हैं, तो 2016 की बात है। उसकी रिकमेंडेशंस नहीं पूछेंगे, पर हाँ ये पूछ सकते हैं कि कमेटी किसके लिए थी, तो वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। बस इतना आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इन 3 फैक्ट्स के अलावा चौथा कोई फैक्ट हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ या तो सबसे पहला फैक्ट या तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो होना चाहिए एमएसपी, जिसको आपने टेकाना भाव सुना है। इंग्लिश में इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए, हर साल सीज़न शुरू होने से पहले, तो जब मैं कह रहा हूँ सीज़न तो कौन सा सीज़न, तो खेती के टोटल 3 सीज़न होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है राबी, एक होता है खारिफ, एक होता है जैद। ऐसे टोटल 3 सीज़न होते हैं। और खेती के इन 3 सीज़न में से जैद में एमएसपी नहीं बताया जाता, वो सिर्फ 2 ही सीज़न बताया जाता है, खारिफ और राबी। रबी में वीट और खरीफ में राइस, है ना, राइस मतलब चावल। अब जब भी सीज़न शुरू होने वाला होगा, खरीफ सीज़न और रबी सीज़न, उस सीज़न के शुरू होने से पहले जो सरकार है वो डिक्लेयर करती है कि टेकाना भाव क्या होगा। गुजराती में टेकाना भाव, इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। टेकाना भाव का मतलब होता है कि सरकार किसानों को ये बताती है कि हम लोग आपसे आपके उत्पादन को कितने में खरीदेंगे। मतलब मेरे दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर किसान जो है इस दोनों प्रोडक्ट में से कुछ उगाए
और कल को ऐसा संजोग आ जाए कि किसानों से इनका कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा, तो सरकार जो है इन 2 प्रोडक्ट्स को इनसे खरीद लेगी अमर्यादित मात्रा में, और ये उस भाव पे खरीदा जाएगा जो सीज़न शुरू होने से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया हुआ होगा। यानी इतना प्राइस आपको सरकार मिनिमम सपोर्ट करेगी, आपसे और कोई खरीदे ना खरीदे, सरकार इस चीज़ पे आपसे खरीदने के लिए तैयार है। तो जो किसान होता है उसको पहले से ही अंदाज़ा आता है कि सरकार जो है इतने रुपए देने के लिए तैयार है, तो इतना तो हमको मिल ही जाएगा। तो अगर हम लोग इसको उगाएंगे तो इतना सरेराश आवक होगा, इतने सरेराश उत्पादन होगा, तो इतनी हमको आवक हो जाएगी। तो एक किसान जो है आने वाले सीजन में इनको उगाना है कि नहीं, उसका निर्णय जो होता है वो ले पाता है। और हमेशा ये सीज़न को शुरू करने से पहले डिक्लेयर किया जाता है। मतलब ये वो भाव है जिस भाव पे सरकार आपसे चीज़ें खरीदने के लिए तैयार है, चाहे और कोई खरीदे ना खरीदे। और हर साल 24 क्रॉप्स के लिए इस MSP को डिक्लेयर किया जाता है। तो इसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। अच्छा, ये भी इस बार न्यूज़ में था, क्योंकि जो मैंने आपको ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट के बारे में बताया था, जो 3 प्रावधान मैंने बताए थे, वहाँ पर MSP का वर्णन नहीं है। मतलब कि सरकार ने उस पूरे अधिनियम में MSP शब्द का उपयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। इसीलिए किसान जो है वो थोड़े से नाराज़ हैं कि आप MSP को अगर आप कायदे में अगर नहीं लिख रहे, यानी सरकार को इस MSP को निकालने की जो है वो सोच विचार कर रही। पर सरकार ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि भले ही उसको कायदे में नहीं लिखा गया, पर हमको इसको निकालने की कोई सोच विचारना नहीं है। जो भी है वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, वो अलग बात है, उस चीज़ पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है कि ये 24 क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर किया जाता है। इसमें मेजरली व्हीट और राइस ही होते हैं, अन्य के लिए बहुत कम बार होता है। जनरली इन 2 चीज़ों के लिए MSP डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, अब ये करता कौन है? इम्पोर्टेंटली MSP को डिक्लेयर करने का पावर किसको दिया गया है? तो ऐसा है कि एक समिति है जिसका नाम है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसको शॉर्ट में CACP कहा जाता है। अभी जो CACP है, इसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। ये भारत में महंगाई और खेती के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं, और उसके बाद ये CACP जो है ये रिकमेंडेशन देता है। इसका पावर सिर्फ और सिर्फ भलामण देने तक ही है, रिकमेंडेशन करने के लिए कि आप इसको इस चीज़ के लिए इतना भाव रख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि MSP की रिकमेंडेशन शुरू कहाँ से होती है, तो वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस से शुरू होती है। पर अगर आपको पूछा जाए कि इस रिकमेंडेशन पे अंतिम निर्णय, डिसीजन कौन लेता है, या तो फाइनलाइज करने वाला पावर किसके पास है ना, कोई अगर पूछे कि ये फाइनलाइज कौन करेगा, यानी कि अंतिम मोहर कौन लगाएगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर बदल जाएगा। यहाँ पर अंतिम निर्णय लेने की जो सत्ता है वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इनके द्वारा दी गई भलामणों को स्वीकारना है कि नहीं, CCEA इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये इस पर निर्णय लेता है कि इसको मान्य रखना है कि नहीं। तो बेसिकली ये शुरू होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और मान्य रखा जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टेकाना भाव गुजराती में इसको कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर तो फाइनलाइज होता है कि इतना न्यूनतम भाव जो होगा, ये भाव होगा जिस पे सरकार आपसे चीज़ें खरीदेगी, और ये सिर्फ 24 के ऊपर ही लागू पड़ता है। अब एक्चुअली जो खरीदी की जाती है, जो बाइंग होता है, वो यहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है केंद्र सरकार के बिहाफ पर। अब जो भाव होता है, हाँ, जिस पे एक्चुअल खरीदी होती है, उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। खरीदवाना भाव, उसको टेकाना भाव, इसको प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी खरीदवाना भाव कहा जाता है। ये वो रेट है जिस पे FCI जो है वो खेडूतों से उनका सामान खरीदती है, और जनरली सामान्यतः प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वो MSP से ज़्यादा होता है। मतलब कि MSP तो उस प्रोडक्ट के लिए होती है जिसकी गुणवत्ता सबसे कम है, और अगर गुणवत्ता उत्पादन की अच्छी है, बेहतर है, तो प्रोक्योर जो होता है यानी खरीदो जो जाता है वो
एमएसपी से ज़्यादा भाव पे चीज़ों को खरीदा जाता है, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा, उसकी तुलना में एमएसपी हमेशा कम होगी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसको आपको ध्यान पे लेना है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। ये वो भाव है जिसपे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्चुअली किसान से बाय करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा। अगला जो भाव है जिसको कहा जाता है सेंट्रल इशू प्राइस। सेंट्रल इशू प्राइस, अब ये क्या है? देखो ये वो भाव है, अब आप समझिएगा इस चीज को, इस डायग्राम से आप चीजों को समझेंगे। एमएसपी जो है ये वो भाव है जिस पे न्यूनतम किसान अपनी चीजों को बेच सकता है, और ये इससे प्रोक्योरमेंट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ये वो भाव जिस पे खरीदा जा रहा है। अब जिस पे खरीदा गया है किसके द्वारा? एफसीआई द्वारा। अब ये इतना रख के करेगा क्या? तो एफसीआई अपने इस खरीदे हुए सामान को व्याजबी भावनी दुकान, जिसको फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, उनको दे देता है, फेयर प्राइस शॉप को बेच देता है। बेसिकली ये सेंट्रल इशू प्राइस वो भाव है जिस पे एफसीआई इन फेयर प्राइस शॉप को दे देता है, और हमारे देश में टोटल 4.99 लाख फेयर प्राइस शॉप है जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या तो पीडीएस, जाहिर वितरण सेवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जाहिर वितरण सेवा, यानी इस भाव पे, सेंट्रल इशू प्राइस पे एफसीआई जो है वो पीडीएस को अपना दे देता है। अब आप समझिएगा कि इस चीज को अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा। व्याजबी भावनी दुकान मतलब और कुछ नहीं, ये लाला की दुकान, मतलब बेसिकली ये वो दुकान है इसमें जो राशन कार्ड के जो धारक हैं वो जाके चीज़ों को खरीदते हैं, इसके लिए इसको कई बार राशन कार्ड की दुकान भी कहा जाता है। अब ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो एमएसपी है उससे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, और सेंट्रल इशू प्राइस जो होता है वो हमेशा कम होता है, यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस इन तीन से हमेशा ज़्यादा होता है। अब एफसीआई जो होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, इस भाव पे बाय करता है, इस भाव पे सेल करता है, और बाइंग ज़्यादा होती है भाव में और सेलिंग कम होती है। तो अगर बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग कम है, तो यहां पर जो होता है वो एफसीआई लॉस करता है। अब आपके मन में आएगा कि लॉस करेगा तो कैसे चलेगा? और ये लॉस जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एफसीआई को सब्सिडी दे देती है, और इसे कहा जाता है सब्सिडी। सरकार की जो टोटल सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि अगर आप इस बार का बजट पढ़ेंगे तो 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी दी गई, जिसमें से अकेले 1.25 लाख करोड़ फूड सब्सिडी थी। इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो खड़ी होती है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, तो ये वो भाव है जिसपे एफसीआई जो है वो राशन कार्ड की दुकानों को सामान बेचता है, और ये प्रोक्योरमेंट प्राइस से कम होती है। यहाँ पर लॉस होता है, और लॉस को जो है फूड सब्सिडी के माध्यम से भरा जाता है। तो यहाँ पर आपने 3 रेट सुने, प्रोक्योरमेंट प्राइस, उसके अलावा हमने पहले सुना था एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस, और फाइनली हमने पढ़ा सेंट्रल इशू प्राइस। अब सेंट्रल इशू प्राइस के बाद आप समझ गए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या चलता है, और ये फाइनली किनके पास पहुंचता है? तो पहुंचता है फाइनली राशन कार्ड की दुकान की तरफ। अब थोड़ा सा और चलते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिसको जाहिर वितरण सेवा कहते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा है कि ये 4.99 लाख फेयर प्राइस व्याजबी भावनी दुकान का समावेश होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, तो ये 4.99 लगभग 5 लाख व्याजबी भाव की दुकान जो पूरे देश भर में चल रही है, उनकी व्यवस्था का नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसकी जो शुरुआत हुई देश में वो हुई 1947 में, आगे चल के 1992 में
इसका नाम बदला गया और इसका जो नाम है वो रखा गया बदल के रीवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिर्फ नाम तक ही आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा डीप में जाना नहीं है आप लोगों को। फिर आगे चल के 1996 में इसका नाम बदल के रखा गया टारगेटेड पीडीएस यानी टीपीडीएस। जो ये टीपीडीएस है यहाँ पर एक्चुअली वर्गीकरण किया गया लोगों का दो वर्ग में। एक वर्ग को कहा गया बीपीएल जिनको बहुत सस्ते रेट में चीज़ें दी गई, एक वर्ग को कहा गया एपीएल और इस दुकानों का जो केंद्र था वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए ये ध्यान पे रखा गया। अब वर्ष 2000 में इन बीपीएल के अंदर भी यानी जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनसे भी नीचे मतलब कि गरीबों के अंदर भी जो ज़्यादा गरीब हैं, वर्ष 2000 में उनके लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम रहा अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना जिसमें देश के सबसे 2 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ पुअर यानी कि गरीब में सबसे ज़्यादा गरीब मतलब जिनकी आवक जो है सबसे आप मान लें कि सबसे कम है 2 करोड़ गरीब, उन लोगों को अंत्योदय कार्ड दिया गया। और ऐसे 2 करोड़ गरीबों के लिए सरकार ने एक लाभ ये दिया कि इनको 3 रुपए किलो राइस, 2 रुपए किलो व्हीट यानी गेहूं और 1 रुपए किलो मिलेट जिसको आप लोग बाजरा या तो ज्वार कह सकते हैं। हाँ, इस तरह से जो है इसकी शुरुआत होती है। फिर वर्ष 2013 में वर्ष 2013 में एक और इसके अंदर चीज़ ऐड होती है और वर्ष 2013 में कुछ बात ऐसी होती है कि सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आती है। इसके अंतर्गत भारत के 67% आबादी को कवर किया जाता है, जहाँ पर फिर यही 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूँ और 1 रुपया किलो बाजरा ज्वार दिया जाता है। इस 67 में से 75% रूरल एरिया को कवर किया जाता है और 50% जो है वो अर्बन एरिया को कवर किया जाता है। और इस तरह से चीज़ों को 67% भारत की कुल जनसंख्या है उसको इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर होता है। मतलब जो 2 करोड़ था उसको बढ़ाकर इन्होंने भारत भर के 67% को कवर कर दिया। तो यहाँ पर आप समझे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है, ये काम किसके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ समझे पूरी की पूरी। थोड़ा सा और मैं आपको डीप ले जाता हूँ, एक नए कंसेप्ट की तरफ हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली कंसेप्ट तो कुछ इसी प्रकार का है, थोड़ा सा हम लोग और डीप में चले जाएंगे, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब चलिए एक नए कंसेप्ट के ऊपर जो हम देख रहे हैं जिसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। डीपीएस, हाँ, विकेंद्रीकरण खरीद व्यवस्था, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं। हाँ, विकेंद्रित खरीद व्यवस्था होता क्या है, इस सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अब पूरा मैकेनिज्म क्या है समझिए कि केंद्र सरकार जो है वो भाव नक्की करती है और उस भाव का नाम एमएसपी है। खरीदा जाता है प्रोक्योरमेंट प्राइस पे जो कि एमएसपी से ज़्यादा होता है। और जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो किसानों से, फार्मर से बाइंग करती है। किस भाव पे? प्रोक्योरमेंट भाव पे। और एक खरीदने के बाद व्याजबी भावनी दुकान पे दे देती है, पर ये डायरेक्ट इनको नहीं दिया जाता। जो एफसीआई है इनका कोई भी इनके साथ लेना देना नहीं है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा पहले। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया का जो है वो उपक्रम है, अंडरटेकिंग है। और जो व्याजी भावनी दुकान है वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो एफसीआई जो है पहले एक्चुअली सब कुछ देता है स्टेट गवर्नमेंट को,
और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये देता है इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है बनता है। ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब ट्रांसपोर्टेशन दो बार होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन यहां होता है और एक ट्रांसपोर्टेशन यहां होता है। सीधी सी बात है कि अगर आप जितना ट्रांसपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका जो होगा लॉस बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ेगा। सेकेंडली आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो भारत सरकार जो है उन्होंने 1996 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया, जहां पर राज्यों से यह कहा गया कि जो लोग अगर खुद से अपने ही राज्यों में चीज़ें डायरेक्ट खरीद कर अगर व्याजी भाव दुकान को देंगे तो अपना नाम इस स्कीम के नीचे लिखवा सकते हैं, जिसके अंदर आप डायरेक्टली इस FCI को निकाल देंगे और आप डायरेक्ट फार्मर से खरीद के इन व्याजी दुकान की भाव को दे दें, क्योंकि ये तो वैसे भी आपके अंतर्गत आते हैं। तो एक पूरा लेयर कट जाएगा और यहाँ पर भी जो खरीदा जाएगा वो खरीदा तो जाएगा प्रोक्योरमेंट प्राइस पे और बेचा जाएगा सेंट्रल इशू प्राइस पे, और यहाँ पे जो लॉस होगा उसकी जो भरपाई होगी सब्सिडी के रूप में वो दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मतलब कि पूरी एक लेयर को काटने वाला जो काम है वो इस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम या तो स्कीम उसके अंतर्गत किया गया है। तो कोई अगर पूछे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर से खरीद सकती है, तो जवाब है बिल्कुल हाँ। FCI के होने की कोई जरूरत नहीं, पर सिर्फ तभी पॉसिबल है जब स्टेट गवर्नमेंट अपने नाम को कहाँ लिखवा चुका है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंदर या तो स्कीम के अंतर्गत अगर इसने अपना नाम लिखवाया है, उस केस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसा अंजाम दे सकती है अपनी गतिविधि को। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को लेके। एक और सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। देखिए, आप ये समझ कर आए कि 24 क्रॉप के लिए केंद्र सरकार कुछ भाव नक्की करती है। ये भाव नक्की होने के बाद किसान अपनी चीज़ों को बेचता है FCI और FCI स्टेट और स्टेट व्याजी भावनी दुकान को। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए होता है जिसका नाम है शुगर, क्योंकि शुगर एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से उसका समावेश वहाँ न होकर यहाँ हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि शुगर के लिए क्या शुगर को हम लोग टेकाना भाव या तो फेयर एंड MSP के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो जवाब बिल्कुल नहीं। इसको हम लोग फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के अंदर इंक्लूड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको भी कौन जो होता है नक्की करता है, तो यहाँ पर भी CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये यहाँ पर ये सिर्फ रिकमेंड करने वाली बॉडी है। ये सिर्फ एक रिकमेंड करने वाली, एक भलामण देने वाली बॉडी है। एक्चुअल खरीदी जो होती है यानी एक्चुअल जो इस भाव को नक्की करने की जो सत्ता है वही कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके पास ये पावर है, अंतिम पावर चीज़ों को नक्की करने का, इसको हाँ बोलना है कि नहीं, यानी ये फाइनल डिसीजन लेने वाले पावर इनके पास है। फाइनल डिसीजन लेने का पावर जो है वो इस कैबिनेट कमेटी के पास है। अब यहाँ पे खरीदता कौन है, जैसे वहाँ पे खरीदने वाला कौन था FCI, यहाँ पर खरीदने वाला कौन है तो शुगर मिल, मतलब कि शुगर फार्मर्स जो हैं, यानी जो शुगर केन के फार्मर्स हैं एक्चुअली, यानी कि जो गन्ने की खेती करते हैं, ये अपना माल बेचते हैं शुगर मिल के मालिकों को। अब जो ये रेट होता है इसको कहा जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP, और फिर इसके शुगर बन के वो आगे चीज़ों को बेचा जाता है। तो इस तरह से इस प्राइस को हम लोग, इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इस पर भी सरकार का नियंत्रण है कि 90% मार्केट में आता है और 10% जो होता है वो यहाँ पर PDS में चला जाता है। PDS क्या होता है आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैं इस पर ऑलरेडी चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। PDS का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जाहिर वितरण व्यवस्था। तो इस तरह का पूरा सिस्टम जो होता है वो काम करता है। हाँ, इससे पहले इसको स्टैट्यूटरी प्राइजेस भी कहते थे, पर अब इसका नाम बदलकर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस किया गया है। बीच में विवाद भी चल रहा था कि शुगर मिल की एक कंप्लेन थी शुगर मिल मालिकों की कि सरकार यहाँ के भाव नक्की करती है, आगे के भाव इतने मिल नहीं रहे क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन हुआ है।
तो उसकी वजह से अगर शुगर के भाव जो हैं वो कम हो गए। अभी होता क्या है कि शुगर मिल के मालिक जो होते हैं वो बैंक से लोन लेके आप काम करते हैं, है ना, क्योंकि बैंक के लोन लेके फार्मर्स को एक्चुअली तुरंत प्राइस नहीं मिलता फार्मर्स को। यानी सरकार ने जो एफआरपी नक्की किया ये अपना शुगर केन यहाँ पर दे के चले गए, शुगर मिल के मालिक जो होंगे वो शुगर बनाएंगे, शुगर बना के मार्केट में उतारेंगे, पैसे आएंगे तो फार्मर को मिलेंगे। जनरल व्यवस्था इस तरह होती है, क्रेडिट पे काम चलता है। अब हुआ ये कि इन्होंने शुगर मिल वालों को ने क्या कर दिया, तो इन्होंने बैंक का लोन लिया ताकि इनको भी ज़रूरत है इंडस्ट्री सेट करने की, अपनी मशीनें खरीदने की। लोन लेकर शुगर मिल मालिकों ने शुगर को बनाया। अब एक टाइम ऐसे आया कि बम्पर शुगर का प्रोडक्शन हो गया, शुगर केन का, तो चीनी के भाव गिर गए। भाव गिरने की वजह से आगे जो बेचा गया माल उतने दाम शुगर मिल को आए नहीं। अभी आए नहीं तो ये लोन भी नहीं चुका पाए, फार्मर को भी नहीं दे पाए। फार्मर भी गुस्से में, मिल वाले बोले हम तो देना चाहते हैं पर प्राइस गिर गए, हम क्या करें, प्राइस ऑलरेडी आपने बाजार पे रखा नहीं है, आपने सरकार ने नियंत्रित किया हुआ है, इसकी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बैंक अपना रोना रो रहे हैं, बैंक कह रहे हैं कि हमको अपने पैसे नहीं मिल पा रहे। तो ये पूरा का पूरा शुगर इंडस्ट्री में एट प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रहा है और उसका कहीं ना कहीं जो दोष है वो एफआरपी में दिया जाता है। सरकार कहती है कि एफआरपी हटा नहीं सकते, शुगर एक बहुत सेंसिटिव मामला है और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कई बार न्यूज़ पे बना रहता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, जहाँ पर मैंने कई सारी अलग अलग बातों को आपके साथ डिस्कस किया। मैंने पढ़ाया आपको किस तरह से एमएसपी डिस्कस होता है, फिर मैंने पढ़ाया कि किस तरह से प्रोक्योरमेंट किया जाता है, किस तरह से CIP यानी सेंट्रल इशू प्राइस होता है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है एट प्रेजेंट अगर आप इसको समझते हैं तो जो प्रेजेंट में जो ये फार्म बिल वगैरह के जो मुद्दे चल रहे हैं उसको समझना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि जो 2 लेक्चर यहाँ पर मैंने बनाए उसको अच्छे से एक बार देखिए, उसके नोट्स बनाए अगर पॉसिबल है। हालांकि पीपीटी नहीं तो PDF तो आपको मिल ही जाएगी, पर एटलीस्ट इस लेक्चर्स को 2 बार सुने ताकि आपको पता चले कि अच्छा किस तरह से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर इसके सॉल्यूशन सरकार लाना चाहती है, क्या विरोध है, क्या डर है उनके मन में। जैसे कि APMC को ख़त्म करने की बात चल रही, उनके मन में डर लगा हुआ है कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो सरकारी कंपनियों पे हावी हो जाती हैं, कहीं यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं होना कि प्राइवेट APMC सरकारी APMC भी हावी हो जाएं, जहाँ पे जो सरकार का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाए, फार्मर जो हो वो नुकसान में आए। तो ये डर जो है उनके मन में, इस डर का जो है वो कुछ किया नहीं जा सकता, सरकार बैठकर उनको समझा सकती है या नियमों में कुछ इस तरह से बदलाव लिए जा सकते हैं ताकि फार्मर जो है वो थोड़ा सा आश्वासन महसूस करें। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मामला बना हुआ है, पर ये तब समझ में आएगा आपको न्यूज़ में जब आप इन सारी बातों को अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप इन 2 लेक्चर को समझेंगे तो वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अच्छा, ऑफकोर्स ये जो बिल है ये आपको प्री में परेशान नहीं करेंगे इतना जितना मेंस में करेंगे। मेंस में हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट मैं प्री के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करवा रहा हूँ। तो मैं अभी तक इतना ही रखता हूँ। आगे आप अपनी तैयारी चालू रखें। आने वाले लेक्चर्स में मैं अपने साथ आपको नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।